हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग एस्ट्रोनॉमी के 4 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आपके सामने है ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन सीरीज 5 है। आर्ट एंड कल्चर की भी सीरीज मैंने शुरू कर दी है, जिसमें से दो आपको सीरीज मिल चुकी होंगी, सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2। देखिए, अब पहला क्वेश्चन आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है। 60 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? चंद्र ग्रहण घटित होता है, लूनर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अमावस्या के दिन, ऑन न्यू मून डे, पूर्णिमा के दिन, ऑन फुल मून डे, अर्धचंद्र के दिन, ऑन द डे ऑफ हाफ मून। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फेजेस ऑफ मून। तो फेजेस ऑफ मून क्या है? यहाँ देखिए, फेजेस ऑफ मून क्या है। ये है आपका सन, इधर है आपकी अर्थ। ये है सन और ये है आपका अर्थ। अब देखिए, जब मून जो है वह सन की तरफ होता है तो सन मून के इस तरफ रोशनी पड़ रही है, इस साइड में। तो ये वाला हिस्सा चमक रहा है। पर जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ है वहां पर रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यू मून, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या। और यह स्थिति होती है आपके सोलर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स की मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा है? सूर्य ग्रहण में अर्थ और सन के बीच में कौन आ जा रहा है? मून आ जा रहा है। इस स्थिति को बोला जाता है आपका, हिंदी में बोलेंगे अमावस्या, या फिर ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। मतलब अब सूर्य दिखना बंद हो जाएगा पृथ्वी वाले हिस्से पर। ठीक है। अब उसके बाद ये मूवमेंट है, ये ऑर्बिट है आपके मून की। मून आगे जाएगा इस तरह से। तो अब ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। जहां जहां रोशनी पड़ रही है उतना हिस्सा दिखेगा। उसके बाद जहां पर आपकी रोशनी नहीं पड़ रही है वो कैसा हिस्सा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। फिर ये है आपका फर्स्ट क्वार्टर। यहाँ पर आधा आधा दिख रहा है। फिर यहाँ पर वैक्सिंग गिब्बस है, यहाँ पर सूरज, यहाँ पर मून थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। और बड़ा होते होते यहाँ पर देखिए साइज थोड़ी सी कम थी, क्रिसेंट मून। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर और यहाँ पर गिब्बस मून साइज और बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद आता है। उसके बाद ये वाली स्थिति जो है इसको बोला जाता है पूर्णिमा, फुल मून, या फिर इसको बोला जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा। ठीक है बात। ये पूर्णिमा की स्थिति कब आती है? जब लगता है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है? सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रही है। सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रही है। अब देखिए क्या हुआ। जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाए? मून आ जाए। इस सिचुएशन को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। पर वहीं पर सन और मून के बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए। सन और मून के बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए। तो इसको बोला जाता है लूनर एक्लिप्स, या फिर चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ठीक है बात। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंद्र ग्रहण घटित होता है, लूनर एक्लिप्स कब आता है? तो अमावस्या के दिन नहीं। अमावस्या के दिन क्या होगा? अमावस्या के दिन सोलर एक्लिप्स होता है। पूर्णिमा के दिन। किसमें होगा? पूर्णिमा के दिन। जब फुल मून होता है उसी समय क्या होता है आपका? उसी के दिन आपका चंद्र ग्रहण लगता है, फुल मून। अर्धचंद्र का मतलब होता है जब आकाश में आधा चांद दिखेगा, उसको बोला जाता है अर्धचंद्र दिन, या फिर वन डे ऑफ द हाफ मून। ऑफ द हाफ मून आधा चांद दिखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण का करीब, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। सौर विकिरण का करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान दिए किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। यह विकिरण की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? About 30% of solar radiation goes back into the sky without making any contribution to the heating of Earth's surface. By what name is this amount of radiation known? ब्लैक बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है। क्षोभ सीमा, जो ट्रोपोपॉज होता है वह आपके ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसके बीच की सीमा होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर नहीं, ये है ट्रोपोपॉज। भूप्रत्यावर्तन, हाँ, एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? सूर्य से आने वाली जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे थी
उसमें से कितना प्रतिशत भाग आपका बाहर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इसी को क्या बोला जाता है आपका एल्बिडो। तो एल्बिडो का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, रिफ्लेक्टेड रे अपॉन इंसिडेंट रे। तो पृथ्वी का कितना होता है, वो होता है 30%। कितना होता है, 30%। लेकिन जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो करीब 30% नहीं, जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी बताऊंगा तो ये लगभग कितना होता है, 35%। कितना होता है, 35%। 31% जो होता है वो क्लाउड्स और डस्ट के पार्टिकल द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और 4% जो होता है वो ग्लेशियर्स द्वारा हो जाता है। तो टोटल मिलकर के पृथ्वी की एल्बिडो कितनी हो जाती है, 35%। तो पृथ्वी पर आ कितनी प्रकाश रही है, तो आप बोलेंगे 65%। और इसी 65% के वजह से आपका जो एटमॉस्फियर होता है, एटमॉस्फियर वैसे गर्म होता है सतह की वजह से, सरफेस की वजह से। एटमॉस्फियर, लैंड और जो वाटर है वो गर्म होता है इसी 65% के हीट के द्वारा। वो आगे बताऊंगा आप लोगों को जब क्लाइमेटोलॉजी वाले हम सेक्शन शुरू करेंगे। मध्य सीमा, मिडिल बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, यह भूप्रत्यावर्तन, अर्थ एल्बिडो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसे को स्थलीय ग्रह कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। जो आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ होते हैं, मतलब सूर्य के समीप होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आउटर प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट या फिर जोवेन प्लेनेट। मैंने इसके बारे में डिस्कशन पहले ही सीरीज में कर लिया था। तो मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। ये किस में आते हैं, आपके गैसियस प्लैनेट में। अब देखिए किसको स्थलीय ग्रह कहा जाए, स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। अर्थ है और मार्स है, इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, मरकरी। बाकी जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, यूरेनस हो गए, ये सब किस में आते हैं, आपके गैसियस में। किस में आते हैं, गैसियस प्लेनेट में। ठीक है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी का कौन सा स्थान है पूरे सौर मंडल में। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है यूरेनस, फिर उसके बाद आता है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है मार्स और उसके बाद आता है आपका मरकरी। तो ये सीक्वेंस है, पहले है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है मार्स। मार्स को एम ए से लिख देता हूँ, ये है सॉरी ये है आपका अर्थ। अर्थ के बाद क्या है आपका, अर्थ के बाद क्या है आपका वीनस है, वीनस के बाद क्या है आपका मार्स है और उसके बाद क्या है मरकरी है। तो अब देखिए कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो पांचवें नंबर पर कौन सा आता है, आपका अर्थ आता है, अकॉर्डिंग टू आकार साइज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है जुपिटर, सबसे छोटा कौन सा है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है, दिस इज क्लियरली प्रूव बाय द फैक्ट दैट स्फेरिकल अर्थ फ्लैटन्स एट पोल। मतलब जो आपका स्फेरिकल अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ है वो क्या है, वो पोल्स पर चपटी है, पोल्स पर क्या है, चपटी है और फैली हुई है कहाँ पर, इक्वेटर पर। अब देखिए इस बल्जिंग का कुछ कारण है, बल्जिंग का पहला कारण होता है जो ये अर्थ जो है अपने सर्कुलर मोशन में है, एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है एक्सिस पर, ठीक है बात। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, घूम रही है, जिसकी वजह से इस पर एक बल काम करेगा जो बाहर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे समझिएगा, आप एक गुब्बारे में पानी भरिएगा और उस गुब्बारे को एक तरफ से पकड़ करके गोल गोल घुमाइएगा, मतलब ज्यादा दूर नहीं घुमाना, उसको अपने एक्सिस पर ही घुमाना है गुब्बारे को। तो आप देखेंगे कि पानी भी अंदर का किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने से क्या होगा, जो गुब्बारा होगा वो ऊपर से चिपक जाएगा और अंदर से क्या होगा, इक्वेटर पर बीच वाले हिस्से से क्या होगा, फैल जाएगा। इसका कारण क्या होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है, एक छद्म बल होता है जो काम करता है, जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रकार का स्यूडो फोर्स होता है, एक छद्म बल होता है जो किसी भी वस्तु को बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करता है। जैसे अगर आप वो गोल वाले झूले में बैठे होंगे जो बहुत तेजी से घूमता है, यहाँ पर कुर्सियां लगी रहती हैं, अगर आप इस पर बैठेंगे तो आप एक बल महसूस करेंगे जो आपको बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करेगा, इसे बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक इसकी वजह से बीच में एक इसी का ठीक एक अपोजिट बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों की सहायता की वजह से यहाँ पर जो होता है वो पोल्स पर चपटी हो जाती है और ये बाहर की तरफ हो जाती है। क्या ये चीजें यहाँ पर दी हुई है, नहीं, यहाँ पर किसी और तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर भार का कंसेप्ट इसने लिया, यहाँ पर बल नहीं ले रहा है, यहाँ पर जो उस पर बल लग रहा है उसके रोटेशन के हिसाब से उसको नहीं ले रहा है। ये पूछ रहा है अगर पृथ्वी का भार अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर ज्यादा होता है। अगर आप
वेट की बात करते हो तो वेट क्या होता है, वेट एक प्रकार का फोर्स है। वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। अब ये फोर्स जो होता है वो किस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस पर। तो अगर पृथ्वी पृथ्वी पर और एफ का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के। अब जी का मान अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जहां पर रेडियस, जहां पर जी का मान आपका कम होगा, जहां पर जी का मान आपका कम होगा, वो वहां पर क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा। जहां पर जी का मान कम होगा वहां पर रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर जी का मान ज्यादा होगा वहां पर रेडियस क्या होगा आपका, कम होगा। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पोल्स पर होता है। जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पोल्स पर होता है। और रेडियस, रेडियस कम कहां पर होगा, फिर पोल्स पर होगा। रेडियस कम कहां पर होगा, पोल्स पर होगा। जी का मान सबसे कम कहां पर होता है, इक्वेटर पर होता है। कहां पर होता है, इक्वेटर पर होता है। तो आर का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इक्वेटर पर होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो R1 है, अगर मैं इसको R1 ले लूं और इसको ले लेता हूं R2, तो आप बोलेंगे R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 जो है वो R1 से बड़ा है, जिस वजह से क्या होता है, ये पूरी तरीके से स्फेयर ना होकर के ये किस शेप में आ जाती है, ये जियोइड शेप में आ जाती है। जियोइड शेप बोला जाता है, या फिर इसका एक नाम है भूआब। क्या है, भू आब। लेकिन भूआब का कोई फॉर्मूला नहीं होता है मैथ्स में, तो हम जब भी कोई अर्थ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको स्फीयर ही मान करके चलते हैं। जैसे अभी लास्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को वॉल्यूम वाला लगाया था, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन लगाया था, तो वहां पर मैंने अर्थ को और मून को दोनों को स्फीयर ही माना था। 4/3 πr³ वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था वॉल्यूम के लिए। ठीक है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, ये तो गलत हो गया। पदार्थ का भार ध्रुवों पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और विषुवत रेखा पर कम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर तथा विषुवत रेखा पर समानता कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जी का मान जब चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है पदार्थ का भार भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है, इसे कैसे होगा, ध्रुवों पर अगर कोई रहता होगा, अफ्रीका में अगर कौन लोग रह रहे होंगे कॉन्गो वाले जंगल में, तो क्या हवा में उड़ रहे होंगे। अमेजोन बेसिन में जो एनाकोंडा घूम रहे होंगे वो क्या हवा में उड़ रहे होंगे, तो कैसे भार खो देगा, लिफ्ट है क्या कोई ये। तो यहाँ पर क्या है, ये भी ऑप्शन क्या होती है, गलत हो जाती है। तो सही आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का भार अगर ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा तो यह उन चीजों को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वहीं पर विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो वहां पर उतना बल नहीं लगेगा। तो न्यूनतम हो गया और यहाँ सर्वाधिक है, बिल्कुल जीरो नहीं करना है, एकदम एक्सट्रीम नहीं ले जाना है। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है। परिक्रमण पथ पे पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह, ठीक है, जब अर्थ रोटेशन करती है तो उसके दोनों तरफ रहने वाले ग्रह कौन से हैं, मार्स और जुपिटर, नई बात। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आती है, एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, क्षुद्र ग्रह पेटी आती है। मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, वीनस और सैटर्न, अरे बाप रे बाप, ये कितना दूर हो गया, वीनस और सैटर्न, वीनस और सैटर्न के बीच में बहुत सारे ग्रह आ गए, कौन कौन से आ गए, वीनस, अर्थ आ गया, मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, फिर सैटर्न आ गया। तो दोनों तरफ वाला देख रहे हैं तो मार्स और वीनस। मार्स और वीनस के बीच में कौन आता है, आपका अर्थ आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखेंगे। कथन है और कारण है। कथन और कारण क्या कह रहा है, देखो। कथन क्या कहता है, नेपच्यून ग्रह नीले रंग का दिखता है। नेपच्यून ग्रह किस रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है। ये मैंने रंगों की बात आपसे की थी। नेपच्यून के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी उसके रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बात, तो रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेपच्यून ग्रह किस रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है। नेपच्यून के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी होती है। देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन ए, द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर ब्लू इन कलर, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन नेपच्यून एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए, नेपच्यून ग्रह नीले रंग का होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, कथन ये सही है। अब देखते हैं क्या वो कारण जो है, जो उसका रीजन है, वो बिल्कुल सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब नेपच्यून के वातावरण की बात की है। नेपच्यून के वातावरण में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और मीथेन होता है। अब देखो, ये जो मीथेन गैस होता है ये रेड कलर को, जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है, जो रेड कलर होता है, रेड कलर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या करता है, ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लू कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से जो नेपच्यून है वो किस रंग का दिखता है, आपके नीले रंग का दिखता है। तो कथन ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, फिर कथन और कारण वाले, असर्शन और रीजन, रीजन वाला ही है। कथन है, हेली धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है, विकर्ण की धूमकेतु पर दबाव डालता है। सेम वही चीज, द टेल ऑफ हेली कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर ऑन कॉमेट। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है।
अब देखते हैं जरा, ये देखिए कॉमेट है, कोई भी कॉमेट ले लेते हैं, हेली कॉमेट की बात करते हैं जो पृथ्वी के नजदीक का कॉमेट है, 75 साल में दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये कॉमेट है, कॉमेट को देखिए, कॉमेट के कितने हिस्से हैं, कॉमेट के 3 हिस्से होते हैं। पहले होता है अंदर की तरफ न्यूक्लियस, और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसे बोला जाता है कोमा। उसे क्या बोला जाता है, कोमा। ये कोमा जो होता है बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, जो गैस है और डस्ट पार्टिकल है। जब ये दूर रहता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में रहता है, एकदम बिल्कुल क्या रहता है आपके, जमा हुआ रहता है। अब देखिए, जो सोलर विंड है या फिर जो सनलाइट है, जब ये आती है तो ये क्या करेगी, इसको धक्का देगी, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी। जब इसको प्रेशर डालेगी तो डस्ट, जब ये इधर से मूव करेगा तो डस्ट पार्टिकल इधर की तरफ जाएंगे, और ये जो आपकी एक टेल बन करके इस तरफ आ जाती है। तो इसके प्रेशर के कारण जो सोलर विंड है और जो सनलाइट है, उसके प्रेशर के कारण जो तेल, जो उसकी टेल होती है, जो पूंछ होती है, हमेशा सूर्य से क्या होगी, बाहर की तरफ रहेगी। सूर्य से हमेशा क्या रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। कोई भी कॉमेट होगा तो उस कॉमेट की जो पूंछ होती है हमेशा सूर्य से क्या होगी, आपके अवे रहेगी। ठीक है, तो यही पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कथन है, हेली धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है, कारण विकिरण की धूमकेतु पर दबाव डालता है। द टेल ऑफ हेलीज कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कॉमेट। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, और जो रीजन है वो एसेशन की बिल्कुल सही से व्याख्या करता है। जो कारण है वो कथनी की व्याख्या, आर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सारे कॉमेट के लिए होता है, जो कॉमेट की टेल होती है वो हमेशा सूर्य से दूर होती है, अवे होती है। ऐसे भी अगर प्रश्न पूछ लेता है कि द टेल ऑफ कॉमेट अपीयर्स नियर टू सन, अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ ईस्ट टू सन, साउथ ईस्ट टू सन, कुछ नहीं, अवे फ्रॉम द सन। हमेशा क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द, हमेशा सूर्य से क्या होगी, दूर की तरफ जाएगी। ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कथन है, सभी ग्रहों में बुध की परिक्रमण की गति सबसे कम एवं प्लूटो की परिक्रमण गति सबसे अधिक होती है। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार परिक्रमण की गति घटती जाती है, ये मैं आप लोगों को सिखाया ही था। ऑर्बिट पे अगर आप जाएंगे तो जैसे ऑर्बिट बढ़ता है तो इसके रिवॉल्यूशन का पीरियड क्या होगा, आपके बढ़ता चला जाएगा, रोटेशन रिवॉल्यूशन का पीरियड बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे जल्दी कौन सा होगा, मरकरी, उससे देरी में कौन करता है, वीनस, उसके देरी में कौन करता है आपका अर्थ, उसके बाद कौन करता है, जुपिटर, उसके मार्स करेगा, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, नेपच्यून लेता है, अगर ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी दूरी के अनुसार परिक्रमण की गति घट जाती है, बिल्कुल सही, परिक्रमण की गति क्या होगी, घट जाएगी, तो टाइम लगेगा उसको वो पूरा करने में। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है बात। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैसेस हैं। अब देखिए, लास्ट वाले सीरीज में हमने तारों का देखा था, तारों में सेम वही चीज होगी। वहां पर पूछ रहा था कोई भी तारा होगा उससे मैक्सिमम गैस कौन सी होगी, तो आप बोलते हैं हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ पर पूछा है सूर्य के संगठन में सहायक गैसेस कौन सी हैं, तो दो हैं आपके, हाइड्रोजन है और हीलियम है। मैक्सिमम गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन सी आती है, हीलियम। ये दोनों कंपोजिशन मिलाकर के 99% है। इन दोनों का कंपोजिशन कितना है, 99% है। और 1% की बात करते हैं तो अदर है, अदर एलिमेंट आ जाते हैं। तो दो एलिमेंट याद करेंगे, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन सा है, हीलियम। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों से ग्रह मानते थे। ठीक है, प्राचीन खगोलीय सिद्धांत कौन सा है, तो आप बोलेंगे जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसके बारे में बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जियोसेंट्रिक थ्योरी दी किसने थी। ठीक है बात। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया था, पृथ्वी जो है वो सबके केंद्र में है, और सूर्य और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद कॉपरनिकस साहब आते हैं, इसके इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे इसको किसने दिया था। फिर उसके बाद आते हैं कॉपरनिकस साहब, ये थ्योरी दिए थे हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा था पृथ्वी जो है वो सबके सोलर केंद्र में नहीं है, केंद्र में कौन है, सूरज है, और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। दो, जो चक्कर लगाता था उसे हम प्लेनेट बोला करते थे, तो चक्कर कौन लगा रहा था, पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग सन लगा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सन केंद्र में हो गया। तो जिसे हम पहले ग्रह मानते थे अब वो ग्रह नहीं है, वो कौन है आपका, सन है। मार्स ग्रह है, वीनस ग्रह है, और सैटर्न ग्रह है, अर्थ भी ग्रह है। ये सब किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आसान से देख करके बता दें तब भी हो जाएगा। ठीक है बात। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारा कौन सा है, लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन रीचेस अर्थ। सूर्य के अलावा निकटतम तारा कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इस प्रोक्सिमा सेंचुरी का मैंने एक और नाम बताया था, आप लोग देख करके बताइएगा क्या नाम है उसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूरज से लगभग, सॉरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूरज से लगभग कितना दूर है, या फिर अगर मैं बोलूंगा सूरज और पृथ्वी से कितना दूर है, तो आप बोलेंगे 4.2 लाइट ईयर। 4.2 लाइट ईयर क्या है, दूर है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट तारा है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा,
अब अगर 4.2 लाइट ईयर दूर है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली हुई दूरी को क्या बोला जाता है? लाइट ईयर बोला जाता है। अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.2 लाइट ईयर दूर है तो प्रकाश को चलने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे 4.2 ईयर। कितना समय लगेगा? 4.2 ईयर। ठीक है बात। लाइट एक साल में, या फिर अगर देखेंगे तो कितना होता है? 4.2 है। तो यहाँ पर कितना साल लगेगा? 4.2 ईयर। तो जो निकटतम तारा है उससे कितना साल लगेगा प्रकाश को आने में पृथ्वी पर? 4.2 साल लगते हैं आने में। ठीक है बात। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है? अब सूर्य के भाग को मैंने बताया था, अंदर की तरफ होता है कोर, उसके ऊपर जाते हैं तो मिलता है रेडिएटिव जोन, उसके ऊपर जाते हैं तो मिलता है कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर आते हैं तो मिलता है फोटोस्फियर, फोटोस्फियर के बाद आता है क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर के बाद आता है कोरोना। तो पृथ्वी, सूर्य के सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है? कोरोना। कौन सी है? कोरोना है। लेकिन क्या यहाँ पर कोरोना ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं। तो सेकंड कौन सा है आपका? क्रोमोस्फियर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्रोमोस्फियर। उसके बाद कौन सा आता है? फोटोस्फियर। और केंद्र को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। मैंने तापमान वाले जो क्वेश्चन करवा रहा था सूरज का, तो वहां पर इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, नियत रहता है, रिमेन कांस्टेंट। अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होते हैं, अधिकतम होता है जब वो सूर्य से दूर होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन समझिएगा। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात हो रहा है। क्या सारे ग्रहों का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है या जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम है? नहीं। तो आप बोलेंगे जिसकी ऑर्बिट छोटी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? मरकरी का। उसके बाद कौन सा है? वीनस का। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। वीनस, मरकरी के बाद वीनस है, फिर उसके बाद कौन सा है? अर्थ है। अर्थ की वेलोसिटी कम हो जाती है ऑर्बिट को पूरा करने में, फिर उसके बाद मार्स और कम, फिर जुपिटर और कम, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो नियत रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है। किस पर डिपेंड करता है? जितनी और जितनी बड़ी ऑर्बिट रहेगा। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा होती है वेलोसिटी जब वो सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। नहीं तो अगर अगर, अगर ये बात सही होती तो वीनस सबसे सबसे तेजी नेपच्यून कर लेता। उसकी ऑर्बिट सबसे ज्यादा बड़ी है इसलिए उसे क्या होता है? दूर होता है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी कम हो जाती है। कुछ नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जाए नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है? जब खगोलीय विज्ञान की शुरुआत हुई थी तो आकाश में तारे देखे गए, आकाश में जितने भी तारे थे उन पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कुछ आकृतियां बनाई गई। तो उन्हीं आकृतियों को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन या फिर नक्षत्र बोला जाता है। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने नक्षत्र हैं? 88 अभिज्ञात नक्षत्र हैं। तो उसमें से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपका एरिस हो जाता है, टॉरस हो जाता है, जेमिनी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लियो हो जाता है, वर्गो हो जाता है, लिब्रा हो जाता है, स्कॉर्पियो हो जाता है, सेगिटेरियस हो जाता है, कैप्रिकॉन हो जाता है, एक्वेरियस हो जाता है, पिसीज हो जाता है। ये तो हमारे जोडियक साइंस भी हो जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो है ग्रेट बियर। क्या है आपका? ग्रेट बियर। ये है ग्रेट बियर। हमेशा आपसे पूछता है ग्रेट बियर में कुल कितने तारे हैं। देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर डिपेक्ट करता है ये है पोल स्टार पर। पोल स्टार जो होता है हमेशा नॉर्थ पोल पर चमकता रहता है। इसी ग्रेट बियर के अनुसार हम जब पोल स्टार को देखते हैं, पोल स्टार को लोकेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये हमारा नॉर्थ पोल है। मान लीजिए कोई जंगल में है, अब उसे किसी दिशा के बारे में पता नहीं चल पा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो वो सबसे पहले किसको खोजेगा? आकाश में, रात का समय, तो आकाश में वो किसको खोजेगा? आपके ग्रेट बियर को। और ग्रेट बियर से फिर वो किसको लोकेट करेगा? पोल स्टार को। जैसे वो पोल स्टार देखेगा तो समझ जाएगा वो नॉर्थ है, उसके इधर साउथ हो जाएगा, फिर इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो पोल स्टार जो होता है वो डायरेक्शन में पहले पुराने समय में हमें मदद करता था। तो ये है आपका ग्रेट बियर। ग्रेट बियर में कुल कितने तारे होते हैं? 7 होते हैं। और ये किसे दिखाता है? पोल स्टार को दिखाता है। तो पूछा जाए हमारे कितने कितने आपके तारामंडल हैं, तो आप बोलेंगे 88। कितने हैं? 88 कॉन्स्टलेशन हमारे प्लेनेट, हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 75 क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 5 एस्ट्रोनॉमी की सीरीज करवा दी है। आप लोग इसे देखिए, किसी प्रकार की कोई भी डाउट आती है तो मुझसे जरूर पूछिए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। रीजन क्या है? इसमें बहुत मेहनत लग रही है और ये उन बच्चों के लिए और आप सभी के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बात। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद अकेले इन सारी चीजों को देख रहा हूं, तो उस मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे
मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत सारी चीजों के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ आप लोगों की। आप लोग घर पर बैठ करके तैयारी करिए, मैं हूँ आपके साथ, आपकी जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग करवा दूंगा। चाहे वो हिस्ट्री की बात करिए, चाहे पॉलिटी की बात करिए, चाहे जियोग्राफी की बात करिए, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करिए, फिजिक्स की बात करिए, केमिस्ट्री की बात करिए, बायो की बात करिए, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करिए, टेक्नोलॉजी की बात करिए, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी उसका फायदा मिल सके और थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए। कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एक उत्साह मिलता है। मैं अकेले बैठ करके यहाँ पर लैपटॉप देख करके बड़बड़ा रहा हूँ, आप ही तो हो। थोड़ा सा अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे तो और एनर्जी के साथ मैं वीडियो बनाता रहूंगा। हाँ, मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा तारीफ ही करो, अगर कोई भी चीज कमी लग रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है, तो उसे आप मुझे जरूर बताइए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ी सी हेल्प मेरी करिए, जिससे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, थोड़ा सा मुझे रिवॉर्ड मिले और थोड़ी बहुत तारीफ कर दोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।